हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉरेंज नियम के आधार पर फैराडे के नियम की व्याख्या की। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों को जानने वाले हैं जो पिछले 2-3 क्लासों से रिलेटेड हैं, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सवाल इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ उन सवालों के बारे में चर्चा करते हैं, उन चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं जो हम लोगों को जानना ज़रूरी है। जिसमें एक सवाल कभी कभी आता है, मैंने आपको फैराडे के 2 नियम बताए। पहला नियम जिसे न्यूमैन का नियम कहा जाता है, और जो दूसरा नियम है उसे लेंज के नियम के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लेंज के नियम को ऊर्जा किस नियम के आधार पर संबंधित माना जा सकता है। तो उसका उत्तर आप लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम का ये पालन करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। अगर 1 नंबर में आ जाता है, बहुविकल्पीय में आ जाता है, तो आपका उत्तर यही होगा कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। लेकिन कभी कभी सवाल इस तरह से न पूछ करके बल्कि इस तरह से पूछ लेता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो अब सवाल बदल गया, यानी उसकी व्याख्या करनी है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम की व्याख्या कैसे करता है। तो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो लेंज का नियम क्या कहता है कि किसी कुंडली या परिनालिका में बहने वाली प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। याद कीजिए, इस पर हमने जब व्याख्या किया था तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये कुंडली है, ये परिनालिका है, और हम जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाते हैं, इसके समीप लाते हैं, तो इसमें प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है उसकी दिशा इस प्रकार की होती है कि ये सामने वाला जो सिरा है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यानी उस जो है चुंबक के आने का विरोध करता है। यही तो बताया गया आपको लेंज के नियम में। लेंज के नियम की जब व्याख्या की गई तो आपको बताया गया कि जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव परिनालिका के समीप लाया जाता है तो परिनालिका में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि सामने का जो सिरा है वो किसी तरह व्यवहार करता है, उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, यानी उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो अब अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि ये उत्तरी ध्रुव, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए यदि ऐसा ना हो, यदि प्रेरित धारा की दिशा इस तरह ना हो, बल्कि ये यानी इसमें जब चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जब इधर समीप आ रहा है तो इसमें बहने वाली धारा की दिशा इस तरह ना हो करके बल्कि इस प्रकार हो कि ये जो सामने का जो सिरा है वो किसकी तरह हो जाए, दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगे। अर्थात प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाए, ये तो बदल जाए। यानी जो सामने की सिरा जो उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगे। तो क्या होगा, जो चुंबक इसके समीप आ रहा है इसको लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, तो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ बल्कि ये कार्य अपने आप हो गया। तो जो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया, ऊर्जा संरक्षण का नियम तो यही कहता है कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगर ये इस तरह से, अगर ये दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगेगा, अगर इसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार हो कि ये दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगेगा, तो ये जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है ये अपने आप इसके समीप आने लगेगा, तो इसमें
कोई कार्य नहीं होगा जो ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करता है, विरोध करता है, उसका जो है अनुपालन नहीं करता है। इसलिए प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसलिए उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की तरह ना व्यवहार करके बल्कि उत्तरी तरह व्यवहार करता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यदि आपसे कोई पूछे कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन किस प्रकार करता है, तो आप बता सकते हो कि ऊर्जा संरक्षण लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन इसलिए करता है क्योंकि यदि प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध नहीं करेगी तो जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव समीप आएगा तो सामने का सिरा भी दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करता है, विरोध करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इतनी बात आपको लिख देनी है। मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आपको मैंने बोला है उसको आप लोग लिख लेंगे, समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी चित्र के माध्यम से कुछ सवाल आ जाते हैं, कुछ बातें आ जाती हैं, और वो बातें कैसे सवाल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जो है प्रेरित धारा की दिशा कैसे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये सारी बातें पिछले टॉपिक से रिलेटेड हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप केवल एक किताब से नहीं बल्कि अन्य सभी की जो एनसीईआरटी आपका मुख्य बेस एनसीईआरटी है, इसलिए एनसीईआरटी के सवाल आपको जानने ज़रूरी है, उससे संबंधित उदाहरण जानने ज़रूरी हैं जिससे आप बेहतर ढंग से पढ़ सकें। तो जैसे एक उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए एक यहाँ पर ये जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर है यहाँ पर, और एक जो है एक चालक है, एक चालक है, ध्यान से देखिएगा, एक चालक है, एक चालक है जो इसके अंदर प्रवेश कर रहा है। इस चालक का नाम अगर मैं ए बी सी और डी लूं तो ये चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। और अब आपसे इसमें पूछता है कि इसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, इस चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो प्रिय बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये जो चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है, यानी उसके अभी देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या है, मान लीजिए यहाँ पर शुरुआत किया तो चुंबकीय क्षेत्र था ही नहीं, और जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करना उसने शुरू किया तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, पहले जब ये चालक चुंबकीय क्षेत्र के बाहर था तो जब चुंबकीय क्षेत्र के बाहर था तो जब चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं था तो चुंबकीय फ्लक्स क्या था, शून्य था कि नहीं था। जी हाँ, शून्य था, क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। और जैसे जैसे ये चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है वैसे वैसे इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी हाँ, हो रहा है, क्योंकि ये चालक चुंबकीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कर रहा है, काट रहा है। ये बातें आपको बताई जा चुकी हैं। तो अब प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, आपको बताया गया है कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो ये प्रेरित, इस चालक में प्रेरित धारा किसके कारण उत्पन्न हो रही है, ये जो तार है, अगर हम तार की तरह समझे तो ये इसमें प्रेरित धारा किसके कारण उत्पन्न हो रही है, चुंबकीय, इस कारण उत्पन्न हो रही है क्योंकि ये चालक चुंबकीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रेरित धारा इस चालक के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने का, उस चुंबकीय क्षेत्र में आगे बढ़ने का क्या करेगा, विरोध करेगा। प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि वह इस चालक के चुंबकीय क्षेत्र में आगे बढ़ने का क्या करेगी, विरोध करेगी। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा प्रेरित धारा की जो दिशा होगी
वो बी से सी, सी से डी, डी से ए और ए से बी की दिशा में होगी, यानी एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रिय बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? देखा आपने, यानी ये विपरीत दिशा में हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। कब? जब जो है चालक चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। अब देखा आपने, सेम चालक, वही चालक, अब दूसरी परिस्थिति बन रही है, वैसा ही चालक यहाँ पर है, अगर वैसा ही चालक यहाँ पर है, ये चालक मान लीजिए, फिर से हम मान लेते हैं कि ये चालक क्या है? ए है, बी है, सी है और डी है। और अब ये क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है मेरे प्यारे बच्चों, कि बहुत ध्यान समझिएगा कि अभी जब ये प्रवेश कर रहा था तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और जब ये निकलेगा तब भी इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होने लगते हैं कि सर ये बात कुछ कम समझ में आ रही है। प्यारे बच्चों, आपको ये जानना है कि फाई इज इक्वल टू किसके होता है? बी डॉट ए, यानी जो फाई जो चुंबकीय फ्लक्स है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? मान लीजिए कि अभी आप समझ जाएंगे, जब मैं और स्पष्ट उसको बताऊंगा, अभी और क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए, अभी और क्लियर हो जाएगा, एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है अभिलंबवत अंदर की। अब देखिए, बहुत आराम से समझिए। अब यहां पर एक चालक आ गया, ऐसे ही। अब ये प्रवेश कर रहा है, अब ये प्रवेश कर दिया, बहुत ध्यान से। तो अभी तक इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है। बहुत ध्यान समझिएगा। थोड़ी देर बाद ये जो चालक है वो यहां पर ना हो करके, बल्कि इसकी अगली जो स्थिति है वो ये वाली होगी, जो मैंने ब्लैक से दिखाई, मान लें ऐसे दिखा दिया। ये देखिए, ये इसकी अगली स्थिति हो गई। यानी अब ये इतना, जो चालक ये वाला था, ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, पहले चालक की स्थिति ये थी, और थोड़ी देर बाद चालक की स्थिति, अभी इधर ही गतिमान है, लेकिन अब चालक की स्थिति ये हो गई। तो अब कितना चालक का कितना भाग इसमें आ गया चुंबकीय क्षेत्र के बीच? ये पूरा इतना भाग आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया कि नहीं आ गया? तो अब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि चालक क्या हो गया? चालक पहले की स्थिति में चालक का कोई भी पार्ट, कोई भी क्षेत्रफल, कोई भी पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के भीतर नहीं था, यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या था? जीरो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र नहीं तो चुंबकीय फ्लक्स जीरो। अब जो चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर जा चुका है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर जा चुका है, और इतना एरिया चुंबकीय क्षेत्र के भीतर है, और इतना एरिया चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है। तो इससे जो बाहर, जो चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, उससे बस चुंबकीय फ्लक्स तो शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन जो इतना एरिया जो मैंने यहाँ पर कलर्ड किया है, इससे बस चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जी हाँ, निकलेगा। इसका मतलब चालक से बस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, हुआ। अब फिर देखिए, अब पूरी तरह से अगली जो स्थिति है, उस स्थिति में ये चालक पूरी तरह से कहाँ आ गया? चुंबकीय क्षेत्र के भीतर आ गया। और ध्यान सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र के क्या आ गया? भीतर आ गया। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो अब फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जी हाँ। पहले चुंबकीय फ्लक्स शून्य था, फिर थोड़ी देर बाद चालक का कुछ भाग चुंबकीय क्षेत्र के भीतर आया, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। फिर पूरा भाग चुंबकीय क्षेत्र के भीतर आया,
फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे लगता है हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको यह जानना है कि अगर कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो भी उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है तो भी उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो अभी हमने आपको उदाहरण के द्वारा बताया, एक उदाहरण समझाया कि जैसे मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, और यहां पर अगर कोई चालक है जो अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है तो इसमें जो प्रेरित धारा, अगर ये चालक ए, बी, सी और डी है और ये अंदर प्रवेश कर रहा है तो इसमें जो चालक प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो किस से की होगी? ए से बी, से सी बी, डी से ए, या बी से सी से डी, डी से ए, वही से बी। अगर आपसे कोई पूछे तो इसमें चालक की धारा क्या होगी? बी, सी, डी, ए, बी होगी कि नहीं होगी? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर यही चालक अभी प्रवेश कर रहा था, अब यही चालक यहां से यहां पर यही चालक यहां पर है, बाहर निकलना अब शुरू कर दिया। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या हो गया? डी हो गया, और बाहर निकलना। अभी यहां पर क्या था? चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा था, यहां पर क्या हो गया? चालक चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकलना शुरू हो गया। यानी फिर भी यहां पर भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जी हाँ होगा। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है, यहां पर प्रेरित धारा क्या चाहती थी कि ये चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश ना करे, जबकि यहां पर क्या चाहेगी? प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि वो नहीं चाहेगी कि ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर जाए। यानी यहां पर चाह रही थी कि चुंबकीय क्षेत्र के बाहर ना, अंदर ना जाए, और यहां पर क्या चाह रही है? कि चुंबकीय क्षेत्र के बाहर ना जाए। परिस्थितियां बदल गई, नहीं बदल गई? जी हाँ बदल गई। तो अब यहाँ पर अगर धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर धारा की जो दिशा होगी वो किस दिशा में होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। यानी आपका होगा सी, बी, ए, डी, सी दिशा में होगी। मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक सवाल है, इस तरह के सवाल नए सवाल हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो आपकी किताब में दिए हुए भी हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये आपको बताने आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको नहीं बताया जाएगा तो आप उन्हें बेहतर ढंग से इन चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। तो अभी तक आज के दिन हम लोगों ने लेंज के नियम को जाना, लेंज के नियम को ये जाना कि वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, और दूसरा हमने जाना कि कैसे प्रेरित धारा की दिशा होगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक और नया क्वेश्चन जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, लेकिन उसी क्वेश्चन को एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। तो हम लोग जो है उस सवाल को, इस एग्जाम्पल को जानेंगे, प्रमेय के रूप में जानेंगे। क्या लिखा रहेगा उसको समझते हैं। प्रमेय या सवाल के रूप में कैसे आएगा देखते हैं। लिख करके आएगा कि जब कोई क्षण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, वृत्ताकार पथ पर
घुमाया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ऐसा ही सवाल एग्जाम में कई बार आ चुका है। यही सवाल एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, उसको आपको समझना है, ये ज़रूरी सवाल है इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो आपको मेन जो फोकस आपको एनसीईआरटी पे रखना है, भले ही आपका रेफरेंस बुक कुछ भी हो, कुमार मित्तल हो, अरिहंत हो या कोई भी हो, लेकिन आपका फोकस जो सबसे मेन टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो एनसीईआरटी से ही मिलेंगी। इसलिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ना ना छोड़ें, उसका आनंद लें। भले ही उसके शब्द कठिन हों लेकिन बहुत सी बातें वो हमको सिखाते हैं, मन लगा पढ़ाई कीजिए। तो चलिए हम इस सवाल को समझते हैं कि जब कोई क्षण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो क्षेत्र के लंबवत वृत्ताकार पथ पर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो इस टॉपिक को जानने से पहले एक छोटी सी बात जो फर्स्ट ईयर की है वो मैं बताना चाहूँगा, ताकि आप उसको जो है समझ सकें, उसको जान सकें। और वो बात है कि आप जानते हैं कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर क्या करती है, गति करती है, तो उसका कोणीय वेग ओमेगा बराबर किसके होता है, डी थीटा बाई डी टी। ये आपको बताया जा चुका है कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, मान लीजिए यहाँ पर है, और dt समय में वो यहाँ पर पहुँच गई, कितना कोणीय विस्थापन हुआ डी थीटा, तो ओमेगा इक्वल टू किसके होगा, डी थीटा बटे डी टी होगा। ये बातें आपको बताई जा चुकी है। तो मान लीजिए कि सवाल में क्या है कि जब कोई क्षण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, तो मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, अब लंबवत अंदर की हो। अब अक्सर बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आप अभिलंबवत अंदर की ओर ही हमेशा चुंबकीय क्षेत्र क्यों लेते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि ये एक हमारे लिए एक सुविधाजनक तरीका है कि हम इससे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल आसानी से समझा सकते हैं या अन्य चीज़ों को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो इसलिए तनी भर चिंतित नहीं होंगे कि सर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर अब ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर आराम समझिएगा, यहाँ पर ये क्षण हो गया, ये देखिए ध्यान से देखिए क्या है, ये क्षण है, और ये क्षण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्ताकार पथ में क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। और इस क्षण की जो लंबाई है, वो कितनी हमने मान ली, L। कितनी मान ली, L। ये क्षण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्ताकार पथ में क्या किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर इसका एक सिरा यहाँ पर क्या कर दिया गया। ऐसे भी बोल सकता है, ऐसे भी बोल सकता है, कैसे बोल सकता है, इसी सवाल को कैसे और बोल सकता है, आप सुनिए आप कैसे बोल सकता है कि कोई चालक क्षण है जो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, यदि इसके एक सिरे को स्थिर रख करके दूसरे सिरों को क्या किया जाए, घुमाया जाए, तो वृत्ताकार पथ जो वृत्ताकार पथ बनेगा उसके कारण जो क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है, इसलिए बहुत सतर्कता से उन चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसका एक सिरा क्या हुआ है, स्थिर है, रुका हुआ है, दूसरे सिरे को क्या किया जा रहा है, वृत्ताकार पथ पर
घुमाया जा रहा है, यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की तुलना के लिए व्यंजक निकालना है या प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। क्लियर हो गया? चल, तो प्रिय बच्चों अब आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये जो क्षण है, तो ये भी मैंने बताया था कि अगर ये, फिर से थोड़ा समझिए कि अगर ये डेल्टा टी समय में, अगर ये डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा कोण घूमेगा तो ओमेगा को हम डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी भी लिखते हैं, ये भी बताया गया है। ये तो यही जब लिमिट डेल्टा टी टेंड कर जाता है जीरो को तो वही डी थीटा बाई डी टी में बदल जाता है। ये सारी बातें आपको बताई गई। तो मान लीजिए कि ये जो क्षण है वो डेल्टा टी समय में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, यहाँ से, यानी पी से, ये इसका केंद्र मान लीजिए ओ है, और डेल्टा टी समय में वो पी से कहाँ पर पहुँच गया, क्यू पर पहुँच गया। जब इसको घुमाया गया तो डेल्टा टी समय में वो कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया, पी से क्यू पर पहुँच गया। क्लियर हो गया बेटा? और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है भाई, चालक की लंबाई कितनी है, यल है, तो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, यल है। तो इसका मतलब है कि चालक क्षण की लंबाई ही चालक क्षण की क्या है, त्रिज्या है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप लिखोगे कि अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, ये प्रश्न तो समझ में आ गया होगा, इसलिए इसको मिटा दे रहा हूं। कि माना एक चालक क्षण जिसकी लंबाई यल है, किसी, अब ये चित्र से लिखना, कुछ रटना नहीं है आपको, कुछ भी नहीं रटना है, यही बनाया और इसी से लिखना है, जो है उसी को लिख देना है। किसी चालक क्षण है किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में है, तो चुंबकीय क्षेत्र लिख देंगे। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्ताकार पथ पर घुमाया जा रहा है, पर घुमाया जा रहा है। क्लियर? यदि डेल्टा टी समय में, कितने समय में, डेल्टा टी समय में वो पी से कहाँ पहुंच जाता है, क्यू पर पहुंच जाता है। डेल्टा टी समय में क्षण का सिरा पी से कहाँ पर पहुंच जाता है, क्यू पर पहुंच जाता है, और इस स्थिति में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो, कितना हो, डेल्टा थीटा हो, यानी ये जो कोणीय विस्थापन ये कितना हो गया, डेल्टा थीटा है। ये कोणीय विस्थापन कितना हो गया, डेल्टा थीटा हो। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर किसके होगा, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। मुझे लगता है समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आपको एक और सूत्र बताया गया है, आपको हो सकता है ध्यान हो या ना हो, कि हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि, मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को, हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। हम जानते हैं कि कोण बराबर किसके होता है, चाप बटे त्रिज्या के होता है। तो यहां पर जो कोण है वो कितना है, डेल्टा थीटा। चाप का काम कौन, चाप कितना हो गया, चाप है पी क्यू, चाप क्या है पी क्यू, और त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी लंबाई, चालक छड़ की लंबाई कितनी, एल। चालक छड़ की लंबाई कितनी हो गई, एल हो गई। तो यहां से इसलिए हम लिख सकते हैं, ये बटे में है करा है, क्या हो जाएगा गुणे में, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा थीटा। मुझे लगता है समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको ये देखिए ओ पी क्यू किस तरह दिख रहा है, ये ओ पी क्यू एक त्रिभुज की तरह दिख रहा है। और आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, क्योंकि जब चालक क्षण यहां से कहां पर पहुंच रहा की स्थिति OP से OQ हो रही है, तो इसके द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स काटा गया वो यही तो काटा गया, इनके बीच वाला ही पार्ट तो काटा गया, तो यही तो एरिया होगा, यही तो एरिया होगा। डेल्टा टी समय में चुंबकीय क्षण द्वारा जो तय किया गया जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, OPQ के बराबर होगा कि नहीं होगा। और ये OPQ क्या है, एक त्रिभुज जैसा है कि नहीं है, जी हाँ है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो आप लिख सकते हो कि त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, या OPQ लिखिए, त्रिभुज ना लिखिए, OPQ का क्षेत्रफल बराबर, OPQ का क्षेत्रफल बराबर A बराबर, A लिख दीजिए, OPQ का क्षेत्रफल A बराबर क्या होगा, A बराबर क्या होगा, A बराबर होगा आधार हमने क्या मान लिया, एक भुजा को हमने क्या मान लिया, आधार। देखिए अगर मैंने क्या कहा, व्यवहारिक रूप में इसको समझेंगे, अगर आप मैथमेटिकली समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसको अगर आप समझें तो आधार में किसको मानना हूं, OP को, और लंब में किसको मानना हूं, PQ को। जबकि लंब PQ नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये सीधी रेखा ही नहीं है, तो वक्र है, तो चाप है, तो सीधी है ही नहीं है। लेकिन हम अगर चूंकि डेल्टा टी क्या है, बहुत सूक्ष्म है, यानी P और Q के बीच की जो दूरी है बहुत कम है, इसलिए हम उसको एक सरल रेखा समझ सकते हैं। और जब हम सरल रेखा समझ सकते हैं तो हम एक को अगर हम आधार मानेंगे तो दूसरे को हम लंब मान सकते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर A बराबर मैंने लिख दिया क्षेत्रफल, OPQ का क्षेत्रफल A बराबर, इसलिए त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल A बराबर, यानी OPQ के क्षेत्रफल को मैंने क्या लिख दिया A, और A बराबर OP इंटू PQ बटे 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहां से इसलिए या डेल्टा A लिख दीजिए, क्योंकि डेल्टा A लिख दीजिए ज्यादा बेहतर होगा। तो डेल्टा A बराबर किसके हो गया, OP कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, चालक क्षण की लंबाई, ये क्या है, ये L ही तो है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया L, और PQ की लंबाई यहाँ पर PQ निकल चुका आपको, L इंटू डेल्टा थीटा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया L इंटू डेल्टा थीटा अपान 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा होगा। अब यहां से डेल्टा A बराबर आ गया, therefore डेल्टा A इज इक्वल टू L स्क्वायर डेल्टा थीटा अपान 2। कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। अब किसमें परिवर्तन हुआ, क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। हमने क्या बताया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन या तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण होगा, या तो क्षेत्रफल के कारण होगा, में परिवर्तन के कारण होगा, या उनके बीच के कोण के कारण होगा। तो यहाँ पर कैसा चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी इसमें
चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि डेल्टा टी समय में क्षण ने कितना क्षेत्रफल तय कर लिया, ओ पी क्यू के बराबर, जिसे हमने क्या कहा है, डेल्टा ए कहा है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाइव, डेल्टा जानते हैं परिवर्तन को यहाँ पर डेल्टा से डिनोट किया जा रहा है, बराबर बी इंटू डेल्टा ए। अब वो जो चिंतित हो गए सर जी यहाँ पर डेल्टा ठीक है, यहाँ पर डेल्टा ए भी ठीक है, तो सर जी आपने बी साथ डेल्टा क्यों नहीं लिखा? वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चुंबक किसमें परिवर्तन, इसलिए बी रहेगा, परिवर्तन किसमें हो रहा है, क्षेत्रफल में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा ए हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डेल्टा फाइव भी बराबर किसके हो गया, बी इंटू डेल्टा ए के। अब इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से डेल्टा फाइव इज इक्वल टू, फाइव इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, बी है, इंटू डेल्टा ए की वैल्यू कितनी हो गई, एल स्क्वायर डेल्टा थीटा बटे 2। मुझे लगता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से तो इसलिए हम जानते हैं कि E बराबर डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी। अब फिर ऋण चिन्ह, वही बात है, ऋण चिन्ह क्यों छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न होता है, तो ऋण चिन्ह लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बार बार इसको मैं बता रहा हूं। इज अब डेल्टा फाइव क्या हो रहा है यहां पर, बी एल स्क्वायर डेल्टा थीटा अपान कितना है यहाँ पर 2, और साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। फिर से देखिए, डेल्टा फाइव की वैल्यू बी लिखा, एल स्क्वायर लिखा, डेल्टा थीटा लिखा, अपान क्या था 2 लिखा, और बटे में क्या था डेल्टा टी, तो बटे में मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा टी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ओमेगा इज इक्वल टू किसके दिया हुआ है, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी दिया हुआ है, तो हम लोग डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। इसलिए E इज इक्वल टू आ जाएगा V एल स्क्वायर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी को आपने क्या लिख दिया, ओमेगा, और अपान 2, ये फार्मूला हो गया, लिख देंगे चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। तो देखा आपने, क्या जाना आपने कि अगर कोई चालक क्षण जिसकी लंबाई L है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में ओमेगा कोणीय वेग से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तो इसके जो उसके सिरों के बीच जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका मान V एल स्क्वायर ओमेगा अपान 2 होगा, या हाफ V एल स्क्वायर ओमेगा होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आज की बातें थी जो आपको जाननी थी, समझनी थी। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण के बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटी सा टॉपिक और है, ऊर्जा से संबंधित है, क्योंकि हम लोगों ने लेंज के नियम में जाना है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से चर्चा की है, तो उसके बारे में जानना है। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का, चलिए कर ही देता हूँ, समझ जाएंगे आप लोग। आगे ख़त्म कर देता हूँ उसको कि